रात के 2 बज रहे हैं। एक स्टूडेंट अपना थीसिस लिख रहा है, उसमें वो रिलेटेड आर्टिकल्स पेपर्स पढ़ रहा है। बहुत टाइम बाद जाके उसको एक ऐसा आर्टिकल मिलता है जो अपने स्टडी में वो एज अ रेफरेंस यूज कर सकता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते नीचे एक लाइन आ जाती है, पे $40 टू रीड मोर। नेक्स्ट ही मिनट वो स्टूडेंट एक नई टैब खोलता है और सर्च करता है SciHub या लिबजन। ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिसपे ढेर सारे फ्री रिसर्च पेपर्स आर्टिकल्स मौजूद है, स्पेशली जो पेड जर्नल्स में पब्लिश्ड है। ऐसे आर्टिकल्स भी SciHub या लिबजन पे मिल जाते हैं इजीली, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद इन साइट्स पे बैन आ गया है। अभी स्टूडेंट्स को या एकेडमिक रिसर्चर्स, टीचर्स या बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी जो SciHub और लिबजन का यूज करके अपने आर्टिकल्स लिखते थे, उनको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। इसका रीजन ये है कि 2020 में 2020 में पब्लिशर्स जो होते हैं अच्छे वेबसाइट्स के, जैसे एल्सवायर हो गए या फिर किसने किया मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन 2020 में इनके ऊपर केस हुआ कि ये कॉपीराइट्स का उल्लंघन करते हैं। और आज ही 23 अगस्त को कोर्ट ने ये बोला कि अंटिल नेक्स्ट ऑर्डर्स इन वेबसाइट्स पे बैन लाया जाए। पब्लिशर्स बोलते हैं कि हमने पब्लिश किया है, हमारी वेबसाइट है, हमारा जर्नल है, तो हमें पैसा तो मिलना चाहिए। और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही भी है, पर दूसरी तरफ एक सच है जिसको इग्नोर करना मुश्किल है। उनको हर जर्नल का सब्सक्रिप्शन और हर बुक को अफोर्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। जितना बजट उनको रिसर्च के लिए मिलता है, उसमें लैब टेस्ट हो या फिर उनके रिसर्च मेथोडोलॉजी के हिसाब से जो भी उनके स्टेप्स हो वो कंप्लीट करो, और उसके साथ थीसिस लिखने के टाइम $500-600 यानी 50-60 हज़ार रुपए बस जर्नल के सब्सक्रिप्शन के लिए डालो। अच्छी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, इनके पास ही बस एल्सवायर या फिर जो रिप्यूटेड जर्नल्स हैं उनके सब्सक्रिप्शन होते हैं। स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी में जाके बैठना पड़ता है, उनको पहले तो एक लिस्ट निकालनी पड़ती है कि मुझे कौन से आर्टिकल्स ढूंढने हैं, और उसी जर्नल में जाके जिसका सब्सक्रिप्शन अपने कॉलेज के पास है उसमें ढूंढो। ये भगवान क्या जुल्म है। कुछ रिसर्च पेपर्स ऐसे भी हैं जो चाइनीज या जापानीज यूनिवर्सिटीज में पहले हुए थे, जिनका रिकॉर्ड इजीली मिलता नहीं है, और इन वेबसाइट्स पे बहुत सारे पुराने रिसर्च आर्टिकल्स भी मिलते हैं। उसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो स्टूडेंट्स को ये बहुत इजी हो जाता है। मतलब जो नॉलेज थियोरेटिकली सबको एक्सेसिबल है, वो प्रैक्टिकली तो बस उन्हीं को एक्सेसिबल है जिनके पास पैसा है। रिसर्च का असली पर्पस सोसाइटी को सर्व करना है, लेकिन अगर वही रिसर्च, वही नॉलेज अगर इनएक्सेसिबल हो जाए तो कैसे कोई 21st सेंचुरी में आइंस्टाइन बनेगा। ठीक है, उनके पास तब नहीं थे कुछ रेफरेंसेस के लिए वगैरह, वैसे कुछ टूल्स नहीं थे, लेकिन अभी इतना इजी है, इतने आर्टिकल्स हमें इजीली मिल सकते हैं, तो बस $40 $50 एक आर्टिकल को देने को इतना अमीर कोई नहीं है भाई। और इतना अमीर जो होता है वो कोई रिसर्च के बारे में नहीं सोचता, वो नहीं कर रहा कुछ नया इन्वेंट, उसके पास पड़ा है पैसा, वो अपना यूज करेगा। ना तुम अच्छे से फंडिंग दे रहे हो, ना ही तुम स्टूडेंट्स को फ्री रिसर्च आर्टिकल्स या फिर सब्सक्रिप्शन कॉलेज के लिए कंपलसरी कर रहे हो, और स्टूडेंट्स को ये भी बोल रहे हो कि रिसर्च तुम लोग का अच्छा होना चाहिए, थीसिस अगर अच्छा हुआ तो ही तुम लोग को क्लियरेंस मिलेगा। देखो, पर्सनली मुझे ये डिसीजन इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट केसेस पेंडिंग पे चल रहे हैं। जैसे विकीमीडिया वर्सेस ANI वाला केस है। विकीपीडिया के कुछ आर्टिकल्स हटाने के लिए जो केस किया गया था, उसका कोर्ट का हियरिंग भी बाकी है। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो सरस्वती महल लाइब्रेरी PIL, इस केस में मद्रास हाई कोर्ट के सामने एक रिक्वेस्ट की गई है कि ये जो सरस्वती महल लाइब्रेरी है, जो कि 500 साल पुरानी है, इसमें जो भी नॉलेज है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, वो डिजिटाइज किया जाए और इस लाइब्रेरी को मॉडल लाइब्रेरी डिक्लेयर करे। ये भी केस पेंडिंग है। इसमें भी नॉलेज है, इसमें भी पब्लिक इंटरेस्ट है, जहाँ पे एक आम इंसान को जस्टिस मिलने के लिए 10 से 20 साल कम से कम मान के चलते हैं। वहाँ पे 4-5 सालों में एक ऐसी केस पे हियरिंग होती है कि वो वेबसाइट्स बैन करो जो स्टूडेंट्स को फ्री में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ही दे रहे हैं, जिसका यूज़ वो रिसर्च में कर रहे हैं। Looking for alternatives? SciHub and LibGen are blocked in India, but here are the best options. Unpaywall, a browser extension for free research papers. DOAJ, your go-to directory for open access journals. PubMed Central, access free biomedical and life sciences articles. ResearchGate and Academia EDU.
Many authors upload preprints here. Project Gutenberg and Internet Archive. Find free books and references. Direct author request. Email or DM the author. It works surprisingly often. Knowledge must stay free. इट इज़ इलीगल, आई नो। कोर्ट कुछ उसके लिए दूसरा कुछ ऑप्शन दे दे, लेकिन नहीं। लाखों क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, तब भी कोर्ट को ये लगता है कि भाई साइहब और लीबजेन जैसे वेबसाइट्स को बैन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई नो कि ऑथर्स और पब्लिशर्स को भी एक फेयर मॉडल चाहिए, जिसमें अगर पब्लिशर एक प्लेटफॉर्म दे रहा है ऑथर, तो फिर उनका भी एक अर्निंग का जरिया होना चाहिए। इसके लिए आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ओपन एक्सेस जर्नल्स का है। ओपन एक्सेस जर्नल्स आपको अपलोड करने के लिए या फिर आपका आर्टिकल पब्लिश करने के लिए भी फ्री प्रोसेस है, और उसके साथ साथ जो भी वो आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं उनके लिए भी वो फ्री है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल भाषा में समझाओ तो कोई भी भूखा नहीं मर रहा। एक्सेस और कॉपीराइट दोनों में एक बैलेंस है। क्या होता अगर उन्हें कभी ज्ञान तक पहुंच ही न मिली होती? भारत ने हाल ही में 2 सबसे लोकप्रिय मुफ्त रिसर्च प्लेटफॉर्म साइहब और लाइब्रेरी जेनेसिस लिबजेन पर प्रतिबंध लगा दिया है। सालों तक इन वेबसाइटों ने छात्रों और शोधकर्ताओं को अकादमिक जर्नल्स और पाठ्य पुस्तकों तक मुफ्त पहुंच दी, जिनकी कीमत आमतौर पर हजारों रुपये होती है। लेकिन भारत ने उन पर प्रतिबंध क्यों लगाया और देश में विज्ञान और शिक्षा के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? सीहब की स्थापना 2011 में अलेक्जेंड्रा एल्बेकियन ने की थी, जिन्हें अक्सर विज्ञान का रॉबिनहुड कहा जाता है। यह एल्सेवियर और स्प्रिंगर जैसे बड़े प्रकाशकों के पेवॉल को बायपास करता था। वहीं दूसरी ओर लिबजेन मुफ्त किताबों और लेखों की एक विशाल ऑनलाइन लाइब्रेरी बन गया। दोनों मिलकर छात्रों के लिए जीवन रेखा बन गए, खासकर भारत जैसे देशों में जहां जर्नल तक पहुंच सीमित है। 2020 में प्रमुख प्रकाशकों एल्सेवियर, वाइली और अमेरिकन केमिकल सोसाइटी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कॉपीराइट का मामला दायर किया। उन्होंने तर्क दिया कि ये प्लेटफॉर्म बड़े पैमाने पर कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहे थे। हाल ही में भारत में आईएसपीज ने अदालत के आदेशों के तहत इन साइटों तक पहुंच को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। कई छात्रों के लिए यह सीखने के उनके अधिकार पर सीधा हमला जैसा था। चीन के बाद भारत साइहब का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। यह प्रतिबंध छोटे विश्वविद्यालयों के छात्रों को असमान रूप से प्रभावित करता है, जो महंगे सब्सक्रिप्शन का खर्च नहीं उठा सकते। एक तरफ प्रकाशकों का कहना है कि वे प्रकाशन और पीयर रिव्यू में अरबों का निवेश करते हैं। दूसरी तरफ छात्रों और शोधकर्ताओं का तर्क है कि अधिकांश शोध सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित होते हैं और उन्हें मुफ्त में उपलब्ध होना चाहिए। क्या ज्ञान को सच में पेवॉल के पीछे होना चाहिए? लिबजेन, साइहब ऐसी सब वेबसाइट्स बैन करने के इस कोर्ट के ऑर्डर के बारे में आपको क्या लगता है? आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताओ।